वहीं दूसरी तरफ दक्ष फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आता है। उसके शरीर से अब भी पानी की बूंदें टपक रही थीं और उसने बस एक टॉवल अपनी कमर पर बांध रखा था। गीले बाल, भीगा बदन और स्लिम बॉडी, दक्ष किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। उसका हर एक अंदाज, हर एक मूवमेंट इतना हॉट और सेडक्टिव था कि सामने बैठा निशांत बस उसे घूरता ही रह गया। निशांत की आंखों में जैसे एक चमक सी थी, एक दीवानगी जो उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वह दक्ष के गीले बदन को अपनी नज़र से पी रहा था। वही दक्ष का ध्यान जैसे ही बेड पर आराम से बैठे निशांत पर गया, एक पल के लिए वो ठिठक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वह चौंक कर बोला, तुम मेरे रूम में कैसे आए? दक्ष का सवाल सुनकर निशांत उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। निशांत धीमी, सेडक्टिव आवाज में कहता है, वैसे ही जैसे कोई भी रूम के अंदर आता है, चलकर दरवाजे से। दक्ष की सांसें उसके इतने करीब आने पर और गहरी होने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो कांपती आवाज में कहता है, निशांत, ये क्या कर रहे हो? तो निशांत अपनी वही फ्लिटी मुस्कान देकर कहता है, वही जो उस रात किया था। ये सुनते ही दक्ष की आंखों में डर और उलझन दोनों आ जाते हैं। वो धीरे से कहता है, पर तुमने तो कहा था तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया। इस बार निशांत उसके कमर को कसकर पकड़ता है और उसे बेड पर गिरा देता है। उसकी आंखों में एक शरारती और रहस्यमयी चमक थी। मैंने कहा, और तुमने मान लिया? तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मुझ जैसा कमीना इंसान तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा? दक्ष थोड़ा सहम गया। वो अपने दोनों हाथों से निशांत को दूर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन निशांत उसके दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों में पकड़कर जकड़ लेता है और कोल्ड आवाज में कहता है, वैसे तुम जानना नहीं चाहोगे कि उस रात तुम्हारे साथ क्या क्या किया मैंने? दक्ष की आंखें डर और उलझन से भर जाती हैं। सच तो ये था कि वो जानना तो चाहता था, पर उसके पास हिम्मत नहीं थी। उसे याद नहीं था, लेकिन जिस हालत में सुबह खुद को पाया था, वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। दक्ष की खामोशी देख निशांत उसके होठों के बेहद करीब जाकर धीमे से कहता है, अगर तुम जानना नहीं चाहते तो मैं करके बताता हूँ कि उस रात क्या किया था। इतना कहकर निशांत उसके होठों पर अपने होठों को रखता है। धीरे धीरे, बेहद प्यार से, उसका चुंबन बेहद सॉफ्ट और फीलिंग से भरा था। दक्ष की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो चौंक गया था, लेकिन निशांत का स्पर्श, उसका तरीका, सब कुछ उसे अच्छा लग रहा था। इतना कि वो खुद को रोक नहीं पाया और खुद भी उसे किस करने लगता है। निशांत को जब दक्ष की तरफ से जवाब मिलता है तो उसके अंदर एक अलग ही खुशी भर जाती है। उसका किस अब धीरे धीरे सॉफ्ट से पैशनेट होता जाता है। उनके बीच की हवा गर्म होने लगती है। वो दोनों एक दूसरे में खो चुके थे, किसी और की परवाह नहीं थी। लेकिन तभी जब निशांत धीरे से दक्ष के टॉवल में हाथ डालने की कोशिश करता है तो दक्ष छत से उसका हाथ पकड़कर खुद से दूर धकेल देता है और थोड़ा घबरा कर उठ जाता है। निशांत उसका चेहरा देख थोड़ा सख्त लहजे में कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? दक्ष गुस्से से जवाब देता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? इस पर निशांत पास जाकर मुस्कुरा कर कहता है, सिर्फ मैं ही कर रहा था, तुम भी तो दे ही रहे थे मुझे। दक्ष कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखें नीचे झुक जाती हैं। निशांत उसकी चुप्पी को भांप कर कहता है, फाइन, भूल जाओ इस किस को और जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें जाना है। दक्ष धीरे से कहता है, मैं नहीं जाना चाहता, तुम अकेले चले जाओ। ये सुनकर निशांत गुस्से में उसकी तरफ देखता है। सोच लो, नहीं जाना है तुम्हें मेरे साथ? दक्ष धीरे से सिर हिला देता है, हाँ। निशांत के होठों पर एक क्रूर सी मुस्कान आ जाती है और वो अपनी शर्ट खोलने लगता है। ये देख दक्ष हैरान होकर कहता है, तुम अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो? निशांत बिना जवाब दिए अपनी शर्ट दक्ष के चेहरे पर फेंक देता है। दक्ष उसे पकड़कर गुस्से से कहता है, देखो, अगर तुम मेरे साथ कुछ करने की सोच रहे हो तो भूल जाओ। मैं वो पूरा कुछ कह भी नहीं पाता कि देखता है निशांत अपनी जीन्स भी खोल रहा है। उसका गला जैसे सूख जाता है, उसके शब्द गले में ही अटक जाते हैं। निशांत की बॉडी देखकर दक्ष का पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। शर्म और घबराहट से उसकी आंखें झुक जाती हैं। निशांत उसका चेहरा देखकर शरारती लहजे में बोलता है, आई नो, मैं बहुत हॉट हूँ और तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा मुझे देखकर, तो क्यों रोक रहे हो खुद को? फिर वो दक्ष के सीने पर हाथ रखकर मुस्कुराकर कहता है, इतना भी बुरा नहीं हूं मैं कि तुम मेरे साथ सो नहीं सकते। इतना कहकर वो बेड पर जाकर लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। दक्ष थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर गहरी सांस लेकर अपने दिल पर हाथ रखता है। उसके दिल की धड़कन तेज थी,
वो खुद से बुदबुदाता है, मुझे इतना घबराहट क्यों हो रही थी निशांत के करीब आते ही। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। उसके हालत को देख निशांत आंखें खोलकर कहता है, खड़े क्यों हो? आज रात तुम सेफ हो, कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, आकर सो भी जाओ। दक्ष झुंझलाकर कहता है, तुम मेरे रूम में नहीं सो सकते। निशांत उसकी बात पर हाथ पकड़ कर कहता है, ओह तो ठीक है, तुम मेरे रूम चलो। दक्ष झट से उसका हाथ झटकता है, हम दोनों साथ नहीं सो सकते। क्यों? निशांत उसकी आंखों में घूर कर देखता है। दक्ष कहता है, बस मुझे पसंद नहीं है। निशांत थोड़ा उठकर उसके करीब आ जाता है और सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम खुद के जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर पाओगे इसलिए मेरे साथ सोना ही नहीं चाहते। दक्ष तुरंत जवाब देता है, तुम्हें देखकर मैं कंट्रोल खो जाऊं, वो दिन कभी नहीं आएगा। निशांत मुस्कुरा कर कहता है, फाइन, तो फिर तुम्हें मेरे साथ सोने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर वो तकिए पर सिर रख कर कहता है, जल्दी सो जा, वरना मैं फिर रात भर सोने नहीं दूंगा। दक्ष चिढ़ता है, पर हार मानकर कपड़े पहनने लगता है। निशांत अपनी आंखें खोलकर देखता है और कहता है, क्या जरूरत है कपड़े पहनने की? वैसे भी तुम काफी सेक्सी लग रहे हो। दक्ष शर्मा कर कहता है, मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूं जो कपड़े खोलकर सोऊं। निशांत फिर हंसता है और दक्ष के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, मेरी बेशर्मी तो तुमने अभी तक देखी ही कहाँ है। दक्ष उसका हाथ झटक कर धमकी देता है, अगर तुमने फिर से नींद में मेरा फायदा उठाया या किस किया तो मैं रेयान सर के मेंशन से कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगा। निशांत थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? दक्ष मुस्कुरा कर कहता है, हाँ, जो समझना है समझ लो। ये कहकर वो करवट लेकर सो जाता है। निशांत भी चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेता है। दक्ष अपने मन में सोचता है, निशांत को क्या हो गया है इन दिनों, उसका बर्ताव बहुत बदल गया है, और आज तो उसने मेरी बात भी मान ली। क्या वो मुझे सच में खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता, या मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ? इतना सोचते सोचते वो भी धीरे धीरे आंखें बंद कर लेता है, पर दिल अब भी हलचल से भरा था। ये रात ऐसे ही बीत जाता है। सुबह के 8 बज चुके थे और आज संडे था। ना अंश को कॉलेज जाना था और ना ही जन्नत को ऑफिस, तो दोनों ही बेफिक्र होकर अपने अपने बिस्तर में नींद की मीठी चादर में लिपटे हुए थे। तभी जन्नत के फोन पर एक कॉल आता है। नींद में भी उसे जैसे ही फोन की वाइब्रेशन महसूस होती है, वो करवट बदलते हुए फोन उठाती है और स्क्रीन पर अपनी मम्मा का नाम देख उसकी आंखों की नींद एक ही पल में उड़ जाती है। झट से फोन कान पर लगा वो मुस्कुराते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मम्मा। वहीं दूसरी तरफ उसकी मम्मा की आवाज आती है, गुड मॉर्निंग जन्नत, कैसी हो? लेकिन आवाज के पीछे बहुत शोर सुनाई दे रहा था। जन्नत कुछ हैरानी से कहती है, हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, पर यह आवाज कहाँ से आ रही है? आप बाहर गई हो क्या? उसके सवाल पर उसकी मम्मा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बेटा, बाहर ही हूँ। ट्रेन में हूँ। ट्रेन में? ये सुनते ही जन्नत की आंखें और भी खुल जाती हैं। वो थोड़ा चौंकते हुए लेकिन उत्सुकता से पूछती है, कहीं जा रही हो क्या? मम्मा की मुस्कुराहट और भी गहरी हो जाती है, हाँ, तुम दोनों के पास आ रहे हैं हम। शाम को 7 बजे स्टेशन पहुंच जाएंगे। ये सुन जन्नत के चेहरे पर खुशी ऐसे छा जाती है जैसे बरसों बाद उसके किसी अपने ने दरवाजा खटखटाया हो। वो चहकते हुए कहती है, सच्ची? आप दोनों आ रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। उधर जन्नत के पापा भी बात में शामिल हो जाते हैं। फोन लेते हुए वो कहते हैं, हाँ, लेकिन ये बात उस छोटे शैतान को मत बताना, उसके लिए सरप्राइज होगा, और वैसे भी अगर बता दोगी तो वो तुम्हारा दिमाग खा जाएगा पूछ पूछ के कि कब तक आएंगे। और फिर हंसते हुए बोलते हैं, और हमें भी कॉल कर करके परेशान करेगा। जन्नत भी मुस्कुरा कर कहती है, ओके पापा, मैं अंश को नहीं बताऊंगी। अच्छा, मैं आप दोनों को लेने आती हूँ शाम को। इस पर पापा तुरंत कहते हैं, अरे नहीं बेटा, मैंने ओला बुक कर लिया है, हम आ जाएंगे। तुम इतनी रात को आकर क्या करोगी? जन्नत मुस्कुराते हुए ओके पापा कह देती है। फिर कुछ देर तक दोनों से बातें करती रहती है, मानो एक अरसे बाद दिल के अपने टुकड़ों से मिल रही हो। फिर फोन रखकर वो बिस्तर से नीचे उतरकर बाथरूम चली जाती है फ्रेश होने। वहीं दूसरी तरफ रेयान भी फ्रेश होकर तैयार हो रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी थी, शायद दिल में कोई उलझन थी। तभी उसके फोन पर आकाश का कॉल आता है। रेयान फोन उठाकर ब्लूटूथ कान में लगाता है और कहता है, हाँ आकाश बोलो। आकाश कहता है, रेयान सर, आज जो मीटिंग होनी थी उसका लोकेशन चेंज हो गया है और क्लाइंट चाहते हैं कि मीटिंग शाम को हो। रेयान हल्के स्वर में कहता है, फाइन, इस बारे में मैं ऑफिस में आकर बात करता हूँ।
आकाश ओके सर कहकर फोन रख देता है। रेयान फिर अपने कमरे से निकलकर हॉल की ओर बढ़ता है। उसे आते देख दादी कहती है, चलिए रेयान नाश्ता कर लीजिए। लेकिन रेयान धीमे स्वर में कहता है, सॉरी दादी, एक जरूरी काम से ऑफिस जाना पड़ेगा। आप नाश्ता कर लीजिए। दादी उसे टोकते हुए कहती है, संडे को भी कौन सा जरूरी काम है? या फिर आप उस लड़की से मिलने जा रहे हैं? रेयान का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। वो चिढ़कर कहता है, उस लड़की का नाम अंशिका है। प्लीज रिस्पेक्ट से उसका नाम लीजिए। और अगर अंशिका से मिलने जाना भी होता तो हक से जाता, झूठ बोलकर नहीं। इतना कहकर वो झट से मेंशन से बाहर निकल जाता है और अपनी कार में जाकर बैठता है। कार स्टार्ट करते ही रेयान अंश के नंबर पर कॉल करता है। दूसरी ओर अंश बस लेटा हुआ था। बीती रात के सॉफ्ट रोमांस के बाद उसकी आंखों में पूरी रात नींद नहीं थी। फोन की रिंग बजते ही वो जैसे ही स्क्रीन पर रेयान का नाम देखता है, उसकी धड़कन तेज हो जाती है। वो झट से फोन उठाता है और कहता है, हाँ रेयान बोलिए। कुछ काम था क्या आपको जो इतनी सुबह सुबह मुझे याद किया? रेयान थोड़ी नरमी से कहता है, क्यों, मैं तुम्हें याद नहीं कर सकता? उसका सवाल सुनकर अंश थोड़ी उदासी से कहता है, आज पूरा 1 महीना पूरा हो गया। आपने कहा था 1 मंथ के बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। रेयान उस बात पर चुप हो जाता है। ये सुनकर उसे याद आता है कि आज ही वो दिन है जब उनका फेक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी उतर आती है। रेयान चुप रहता है और अंश की आवाज टूटती है, अगर कुछ नहीं कहना है तो मैं फोन रखता हूँ। वो फोन काटने ही वाला होता है कि तभी रेयान जल्दी से कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम फ्री हो अभी? अभी अंश कुछ कह भी नहीं पाता कि तभी जन्नत उसके कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है। अंश उसे देखकर जल्दी से फोन पर कहता है, वेट दी आई हैं, आप लाइन पर ही रहना। जन्नत को देख अंश थोड़ा सा मूड बनाकर कहता है, दी आज संडे है, आज तो सोने दो थोड़ी देर। जन्नत उसके लिए चाय लेकर आई थी। चाय टेबल पर रखते हुए वो प्यार से लेकिन सख्ती से कहती है, बिल्कुल नहीं अंश, आज सोना अलाउड नहीं है क्योंकि आज हम दोनों को शॉपिंग पर जाना है। तो जल्दी चाय पी और बिना कोई नौटंकी किए रेडी हो जा। इतना कहकर वो हंसती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है। रेयान जो अब तक सब सुन रहा था, उसके चेहरे पर हल्का सा दर्द आता है। जन्नत के जाते ही अंश वापस फोन पर कहता है, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता, मुझे दी के साथ शॉपिंग के लिए जाना है। रेयान कुछ पल चुप रहता है, फिर बिना कुछ कहे फोन काट देता है। उसके यूं फोन काट देने से अंश की आंखों में नमी भर जाती है। वो उसे देखना चाहता था, गले लगाना चाहता था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वो दिल ही दिल में बिखर जाता है। उधर रेयान गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाते हुए निशांत को कॉल करता है। निशांत जो अब तक दक्ष के साथ सो रहा था, फोन पर रेयान का नाम देख झट से उठता है। यस बॉस। रेयान सीधा कहता है, अंश पर नजर रखो, वो कहाँ जा रहा है, सब कुछ मुझे बताना। निशांत ओके बॉस कह देता है। उसकी ये बात सुनकर दक्ष की भी नींद खुल जाती है। वो करवट लेते हुए पूछता है, क्या कह रहे थे बॉस? निशांत बेड से उठता है और जवाब देता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस अंश पर नजर रखने को कहा है, जा रहा हूँ। दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है, ओह फाइनली तुम निशांत से डिटेक्टिव निशांत बन गए, या तुम्हें जग्गा जासूस बुलाऊं? निशांत हंसते हुए कहता है, तुम्हारा ही हूँ, जो मन चाहे बुला लो, पर फिलहाल तुम भी रेडी हो जाओ क्योंकि बॉस ने तुम्हें भी साथ चलने को कहा है। हालांकि बॉस ने कुछ नहीं कहा था, पर निशांत चाहता था कि दक्ष उसके साथ हो, बस उसके साथ वक्त बिताने का कोई भी मौका वो खोना नहीं चाहता था। दक्ष मुस्कुराते हुए कहता है, ओके चलो रेडी होता हूँ। दूसरी तरफ बार के वीआईपी रूम में मलंग और नील अब तक वहीं सो चुके थे। नील जब चिढ़ते हुए वहां सो गया था तो मलंग जिद पर अड़ा रहा और दरवाजे के पास ही फ्लोर पर लेट गया। सुबह जब नील की नींद खुलती है तो सबसे पहले उसकी नज़र मलंग पर जाती है, जो दरवाजे के पास जमीन पर लेटा हुआ बेसुध सो रहा था। नील के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी, थोड़ी चिंता और ढेर सारा प्यार एक साथ उभर आता है। उसे ऐसे देख नील खड़ा हो उसके पास जा नीचे अपने घुटनों के बल बैठते हुए खुद में ही कहता है, बहुत जिद्दी हो तुम स्वीट हार्ट, अरे एक बार सो चुके हो मेरे साथ तो दूसरी बार सोने से क्या फर्क पड़ जाता, पर नहीं, मेरे साथ सोने से अच्छा तुम्हें ये ठंडी फर्श पर सोना ज्यादा अच्छा लगा। नील की आवाज में शिकवा तो था, पर उसमें छुपा दर्द और मायूसी ज्यादा थी। वो हल्के से मुस्कुराता है, जैसे खुद के ही हालात पर हंस रहा हो। खुद में ही इतना बोलते हुए नील मलंग को आवाज देता है और उसे उठने को कहता है।
पर मलंग का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो हिल तक नहीं रहा था। नील के चेहरे की मुस्कान एक पल में उड़ जाती है। उसकी आंखों में बेचैनी दौड़ने लगती है। घबराहट सी महसूस करते हुए वो जल्दी से मलंग के सिर पर हाथ रखता है। तभी उसे एहसास होता है कि मलंग का सिर बहुत ज्यादा गर्म है। ये देख उसका दिल कांप उठता है। वो कपकपाते स्वर में मलंग के चेहरे को धीरे से छूते हुए कहता है, मलंग, तुम ठीक हो ना? प्लीज बोलो कुछ। ओ गॉड, तुम तो जल रहे हो। इतना बोलते हुए वो मलंग को अपने गोद में उठा जल्दी से सोफे पर लिटा देता है। मलंग का पूरा शरीर गर्म था और वो कांप भी रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, होंठ सूख चुके थे। ये सब देख नील का दिल टूट रहा था। जल्दी से वो अपने कोट को खोलकर मलंग के शरीर पर ढक देता है, फिर अपने जैकेट की पॉकेट से चाबी निकाल दरवाजा खोलता है। मलंग को अपनी बाहों में समेटे वह बाहर की ओर भागता है। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। कुछ ही देर में नील बार से निकलकर बाहर आ जाता है और मलंग को अपनी कार के पास ले जाकर कार का दरवाजा खोलता है। अपने हाथों से मलंग को धीरे से कार की सीट पर बैठाता है, सीट बेल्ट अच्छे से लगाता है। नील की आंखें अब भर चुकी थी पर वो खुद को संभालता है। फिर ड्राइविंग सीट में जाकर बैठता है और कार स्टार्ट करने से पहले फौरन अपने डॉक्टर दोस्त को कॉल कर देता है, आदर्श प्लीज जल्दी हॉस्पिटल में तैयार रहो, मैं आ रहा हूँ, मलंग की हालत बहुत खराब है। इतना कहकर वो कार स्टार्ट कर देता है और हॉस्पिटल की तरफ तेजी से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अंश और जन्नत ऑटो में बैठे थे। वो शॉपिंग के लिए मॉल जा रहे थे। रास्ते भर अंश थोड़ा चुप सा था, लेकिन जन्नत अपने फोन में बिजी थी। कुछ ही देर में वे दोनों मुंबई के सबसे बड़े मॉल के सामने पहुंच जाते हैं। जन्नत ऑटो वाले को पैसे देती है और दोनों ऑटो से उतरते हैं। मॉल को देख अंश थोड़ा हिचकिचाते हुए जन्नत की तरफ देख कहता है, दी कितना बड़ा मॉल है ये। आपको लगता है यहाँ शॉपिंग करने का कोई फायदा होगा? यहाँ का प्राइस बहुत ज्यादा होगा, हमें किसी और मॉल में जाना चाहिए। अंश का मासूम सा डर देख जन्नत मुस्कुरा देती है और कहती है, उफ अंश, तू फिक्र क्यों कर रहा है? अंदर चल तो सही, अगर प्राइस ज्यादा हुआ तो सिर्फ घूम कर आ जाएंगे, और वैसे भी जब से हम मुंबई आए हैं यहाँ कहीं घूमे नहीं हैं। जन्नत के कहने पर अंश भी मान जाता है। दोनों मॉल के अंदर चले जाते हैं। उसी मॉल के बाहर निशांत और दक्ष भी अपनी कार में बैठे थे। दक्ष, जो खुद को अंश का बॉडीगार्ड समझता था, बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। वो निशांत की तरफ देख कहता है, चलो ना निशांत, हम भी अंदर चलते हैं। कार में बैठने से पता थोड़ी चलेगा अंश अंदर क्या कर रहा है। निशांत थोड़े चिढ़ते हुए कहता है, ओह दक्ष, तुम्हें पता है ना मुझे मॉल वगैरह जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी बात सुन दक्ष बिना कुछ कहे कार का दरवाजा खोलते हुए कहता है, फाइन, तो बैठो कार में ही तुम, मैं मॉल के अंदर चला। दक्ष जैसे ही अकेले अंदर जाने लगता है, निशांत गुस्से में खुद से बड़बड़ाता है, क्या आफत है यार ये लड़का, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं इसे कैसे झेलूंगा। इतना कहते हुए वो भी कार से बाहर निकल आता है और जल्दी से दक्ष के पीछे चलने लगता है। उधर नील मलंग को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुका था। उसके पहुंचने से पहले ही सिस्टर और कुछ डॉक्टर स्ट्रेचर लेकर बाहर खड़े थे। नील फौरन कार से बाहर निकलता है और मलंग की साइड जाकर दरवाजा खोल उसे अपने गोद में उठा लेता है। मलंग अब भी बेहोश था, उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। नील उसे स्ट्रेचर पर लिटा देता है और खुद भी सिस्टर के साथ ऊपर वार्ड की तरफ भागता है। मलंग को वार्ड रूम में ले जाकर बेड पर सुला दिया जाता है। तभी नील का डॉक्टर दोस्त आदर्श आ जाता है। उसे देखते ही नील झट से कहता है, आदर्श देखना इसे क्या हुआ है, ये बेहोश है, उठ ही नहीं रहा। नील की आवाज कांप रही थी, आंखें डब्बा गई थीं। आदर्श उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम बाहर वेट करो, मैं इसे चेक करता हूँ, फिर बताता हूँ इसे क्या हुआ है। नील घबरा कर कहता है, तो मेरे सामने करना चेक, क्या प्रॉब्लम है? उसके चेहरे पर मलंग को लेकर फिक्र और डर दोनों साफ झलक रहे थे। आदर्श उसकी हालत समझते हुए प्यार से कहता है, प्लीज नील, बस 10 मिनट के लिए बाहर चले जाओ, मैं आता हूँ ना उसे चेक करके। नील थोड़ी देर चुप रहता है, फिर ओके कहकर कमरे से बाहर चला जाता है। वही मॉल में जन्नत अंश से कहती है, मैं गर्ल्स सेशन में अपने लिए कुछ देखने जा रही हूँ, तुम भी अपने लिए कुछ देखो तब तक। इतना कहकर वो चली जाती है, पर अंश को बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से रेयान से भरा था। वो खुद से चिढ़ते हुए अपने सिर को गोल गोल घुमाते हुए बड़बड़ाता है, रेयान बस करो मेरे दिमाग में आना, मैं आपको भूलना चाहता हूँ। उदासी में डूबा अंश खुद को समझाता है, अंश फोकस कर और अपना मन भटका, इधर उधर घूम, कुछ अच्छा देख।
वो भी लड़कों के सेक्शन की तरफ बढ़ जाता है। वहीं निशांत और दक्ष भी अंश को ढूंढ रहे थे, पर अंश उन्हें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। निशांत चिढ़ते हुए कहता है, आखिर अंश चला कहाँ गया? तभी दक्ष अपने पेट को पकड़ते हुए मासूमियत से कहता है, निशांत, मुझे भूख लगी है, चलो न चलकर पहले कुछ खा लेते हैं। निशांत झल्लाकर कहता है, दक्ष, एक तो अंश मिल नहीं रहा, ऊपर से तुम डिस्टर्ब कर रहे हो। दक्ष थोड़े बच्चों की तरह होठों पर पाउट बनाकर कहता है, वो मॉल में ही होगा। मुझे भी फिक्र है उसकी, पर तुम मुझे ऐसे ही ले आए, नाश्ता तक नहीं करने दिया। अब मुझे कुछ खिला पिला भी नहीं रहे हो। अगर मैं भूखमरी से खड़े खड़े मर गया तो कहाँ से लाओगे दूसरा? दक्ष की बात सुन निशांत की आंखों में गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी वो ठंडी आवाज में कहता है, फाइन चलो, अंश की तरह डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर निशांत गुस्से में ही उसका हाथ पकड़कर उसे फूड जोन में ले जाता है। दूसरी तरफ अंश भी इधर उधर घूमते हुए सारे कपड़ों को देख रहा था। वो किसी शर्ट को छूता, किसी को उठाकर नापता, पर उसका मन वहां था ही नहीं। उसके दिल दिमाग में कोई और ही तस्वीर घूम रही थी, रेयान की। तभी उसकी नज़र एक फ्लैमिंगो पिंक कलर के सुंदर से कोट पर जाती है। वो वहीं ठिठक कर रुक जाता है, उस कोट को एकटक निहारता है, जैसे उसकी आंखों में किसी अपने की छवि उतर आई हो। वो धीमे कदमों से उस कोट के पास जाता है और हाथ से उसे छूता है। उस मुलायम कपड़े के स्पर्श में उसे जैसे फिर से रेयान की आहट महसूस होती है। एंगेजमेंट के दिन रेयान ने भी सेम कलर का सूट पहना था। अंश खुद में बड़बड़ाता है, उसकी आंखें नम होने लगती हैं। वो झुककर उस कोट का प्राइस टैग देखता है, 80,000 रुपये। ये देख वो कुछ सेकंड के लिए सन रह जाता है, फिर धीरे से मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, रेयान 80,000 का सूट पहनते हैं और मेरे पास मुश्किल से 80 रुपये होते हैं पॉकेट में, और मैं रेयान के साथ रहने का सपना देख रहा था। एक छोटी सी हंसी जो आंसुओं के दर्द में डूबी थी उसके होठों से निकलती है। वो अपने सिर को हल्की से झटका देता है और कहता है, दिमाग सच में खराब हो गया है मेरा। कहाँ वो और कहाँ मैं? उसे ऐसा कोट बस दूर से देखना चाहिए था, छूना भी शायद उसकी औकात से बाहर था। तभी उस शॉप का ओनर अंश के पास आकर मुस्कुराते हुए कहता है, हेलो सर, क्या आपको ये डिजाइनर सूट पसंद आया? अंश झट से कहता है, हाँ बहुत अच्छा है ये। उसके चेहरे पर एक मासूम सी सच्चाई थी। ओनर उत्साहित हो कहता है, तो इसे ट्राई क्यों नहीं करते आप? वैसे भी आप पर ये बहुत अच्छा लगेगा। अंश थोड़ा झिझकते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। पर वो ओनर जिद करता है, प्लीज सर, एक बार बस ट्राई करके देखिए, आप पर ये शानदार लगेगा। अंश थोड़ी देर सोचता है, फिर आखिर में ओके कह देता है। ओनर सूट को निकालकर अंश को देता है और ट्रायल रूम में उसकी मदद करता है। कुछ ही देर में जब अंश वो सूट पहन बाहर आता है तो हर नज़र उसी पर ठहर जाती है। वो वाकई बेहद खूबसूरत लग रहा था। सूट का कलर उसके चेहरे को और भी निखार रहा था। उसकी मासूमियत उस भारी डिजाइनर कोट में भी कहीं खो नहीं रही थी। शॉप ओनर अंश की तरफ देख खुशी से कहता है, देखा सर, मैंने कहा था ना, ये सूट आप पर बहुत अच्छा लगेगा। अंश बस हल्के से मुस्कुरा देता है। फिर ओनर कहता है, ठीक है, चलिए इसका बिलिंग कर लेते हैं। और कुछ चाहिए आपको? ये सुन अंश थोड़ी देर चुप रहता है, फिर सूट को खोलते हुए कहता है, आई एम सॉरी सर, पर मुझे ये खरीदना नहीं है। ओनर थोड़ा हैरान सा मुस्कुराते हुए कहता है, इट्स ओके सर, आज मॉल में ऑफर चल रहा है तो ये सूट आप 10% के डिस्काउंट में आराम से खरीद सकते हैं। पर अंश सिर झुकाकर सूट को वापस उसके हाथ में देते हुए कहता है, सॉरी सर, पर मुझे ये खरीदना ही नहीं है। ये बहुत एक्सपेंसिव है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। शायद अंश की सच्चाई उस ओनर के अहंकार को चुभ गई। वो गुस्से से अंश का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, जब खरीदने की औकात नहीं थी तो इतना महंगा सूट तुम पहन कैसे लिए? अंश हक्का बक्का रह जाता है। वो उसका हाथ छुड़ाते हुए कहता है, आपने ही कहा था ये ट्राई करने के लिए, मैं तो मना कर ही रहा था, और अब आप मेरे साथ ही बदतमीजी कर रहे हैं। पर शॉप ओनर और गुस्से में कहता है, पता नहीं तुम जैसे लोगों को अंदर आने की परमिशन कैसे मिल जाती है। इतना कहते हुए वह अंश का हाथ पकड़कर उसे शॉप के बाहर धक्का देकर निकाल देता है। अंश का शरीर लड़खड़ाता है और वो गिरने ही वाला होता है, पर तभी पीछे से कोई आकर उसे संभाल लेता है। एक जोड़ी मजबूत बाहें, एक गर्माहट, एक भरोसा। अंश की सांसें रुक सी जाती हैं। कब कौन? अंश को जिस आदमी ने पकड़ा था, उस आदमी का चेहरा देख शॉप ओनर के माथे पर पसीना आने लगता है। जैसे ही उसकी नजरें उस शख्स से मिली, मानो उसकी रगों में दर्द दौड़ गया हो। वही अंश भी उस आदमी को देखता है और हैरानी से बोल पड़ता है, चिराग तुम?
अंश की आवाज में हैरानी, कुछ पुरानी यादों की परछाई और अनजानी सी बेचैनी थी। अंश को देखकर चिराग के होठों पर एक राहत भरी मुस्कान छा जाती है और वो फौरन अंश के पास आकर उसके बाजू को पकड़ते हुए बेहद चिंता भरी आवाज में कहता है, तुम ठीक हो ना अंश? कुछ हुआ तो नहीं? चिराग की आंखों में सच्ची फिक्र और अपनापन था, जिसे महसूस कर अंश भी धीरे से सिर हिलाकर कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज थोड़ी धीमी और डरी हुई थी। वही शॉप ओनर चिराग को पहचान चुका था। उसने कांपते हुए चिराग के सामने अपना सिर झुकाया और कहने लगा, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था आप इस लड़के को जानते हैं। चिराग का चेहरा अब सख्त हो चुका था। वो गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहता है, अगर नहीं भी जानता होता तब भी तुम्हें किसने हक दिया कि किसी भी कस्टमर से ऐसे बात करो, उन्हें इस तरह बेइज्जत करो? तुम्हारा काम है सेवा करना, उन्हें शर्मिंदा करना नहीं। चिराग का गुस्सा देखकर अंश घबरा जाता है और फौरन चिराग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, जाने दो इसे चिराग, छोड़ दो ना प्लीज। अब भला अंश ने कह दिया तो चिराग कैसे न मानता। उसने गहरी सांस लेते हुए शॉप ओनर की कॉलर छोड़ दी और ठंडी आवाज में कहा, सॉरी कहो अंश से अभी। शॉप ओनर बिना कुछ बोले झुककर अंश से माफी मांगता है। सॉरी सर, अंश भी मुस्कुराकर कहता है, इट्स ओके, और बात वहीं खत्म कर देता है। शॉप ओनर वहां से चला जाता है। तब चिराग अंश की आंखों में देखता है और थोड़ी हल्की मुस्कान के साथ कहता है, वैसे वो सूट तुम पर काफी अच्छा लगेगा, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं कहूँ उसे पैक कर दे। चिराग का स्वर बहुत सॉफ्ट था, लेकिन उसके शब्दों में छुपी परवाह अंश को भीतर तक छू जाती है। अंश थोड़ी देर सूट की तरफ देखता है, फिर कहता है, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है चिराग, बस उस सूट को देखकर कुछ याद आ गया था, इसलिए बस देख लिया, लेने का कोई इरादा नहीं था। फिर चिराग को घूरते हुए थोड़ा हंसते हुए बोलता है, वैसे ये ऑनर तुम्हें देखकर इतना घबरा क्यों गया, जैसे तुम ही इस शॉप के मालिक हो? अंश की बात पर चिराग हंसते हुए कहता है, सिर्फ इस शॉप का नहीं अंश, इस पूरे मॉल का मालिक हूं मैं। ये सुनकर अंश की आंखें फैल जाती है, इतना बड़ा मॉल तुम्हारा है? चिराग मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देता है। तभी जन्नत उनके पास आती है और अंश के साथ किसी अनजान लड़के को देखकर पूछती है, ये कौन है अंश? दोनों उसकी तरफ देखते हैं और अंश कहता है, दी, इसका नाम चिराग है, ये मेरे यूनिवर्सिटी में सीनियर था, और चिराग, ये मेरी जन्नत दी है। अंश की बात सुनते ही चिराग बड़े ही विनम्र और प्यारे अंदाज में कहता है, हेलो दी। चिराग के मुंह से दी सुन अंश खिलखिलाकर हंसते हुए कहता है, चिराग, तुम दोनों की उम्र तो लगभग बराबर है, फिर भी तुम दी क्यों कह रहे हो? नाम से बुला सकते हो। चिराग शरारत भरी मुस्कान के साथ कहता है, तुम दी कहते हो तो मैं भी वही कहूंगा। अंश मुस्कुराकर ओके कह देता है। जन्नत अंश की तरफ देखती है और प्यार से पूछती है, कुछ पसंद आया तुझे? खरीद दूं क्या? अंश मासूम सा मुंह बनाकर कहता है, नहीं दी, अब मैं थक गया हूँ और मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, ये भूख से मर जाए उससे पहले कुछ खिला दो ना मुझे। अंश की क्यूट बात और मासूम चेहरा देखकर चिराग के दिल में हलचल सी होने लगती है। वो कुछ पल बस उसे देखता रह जाता है, फिर कहता है, तो फूड सेंटर चलते हैं ना, वैसे मेरे मॉल में खाने के एक से एक वैरायटी है और आप दोनों को जरूर पसंद आएगा। ये सुनते ही अंश चहक कर कहता है, हाँ दी, चलो ना, कुछ यम्मी खाने का मन है। जन्नत भी मुस्कुराकर ओके कहती है और तीनों वहां से फूड सेंटर की तरफ निकल पड़ते हैं। वो ठीक वहीं जाकर बैठते हैं जहां पास में ही निशांत और दक्ष पहले से बैठे थे। चिराग को देखते ही स्टाफ खुद आकर ऑर्डर लेने लगते हैं। चिराग अंश की तरफ देखता है, अंश तुम्हें जो भी खाना हो ऑर्डर दे दो, आज ट्रीट मेरी तरफ से है। ये सुन जन्नत फौरन कहती है, बिल्कुल नहीं, हम साथ आए हैं तो खर्चा भी बराबर का होगा, मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे ट्रीट दे। चिराग भी मुस्कुराकर कुछ नहीं कहता और बस ओके बोल देता है। फिर तीनों अपना ऑर्डर दे देते हैं। स्टाफ ऑर्डर लेकर चला जाता है। तभी जन्नत दोनों की तरफ देख कहती है, तुम दोनों बैठो, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। अंश ओके कहता है और जन्नत चली जाती है। जन्नत के जाने से चिराग अंदर से खुश था, शायद ये उसका छोटा सा मौका था अंश के साथ अकेले बैठने का। फिर चिराग उसकी आंखों में देखते हुए धीमे से कहता है, तुम बिना बताए यहाँ क्यों चले आए थे अंश? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना ढूंढता रहा कॉलेज में? अंश मुस्कुरा कर कहता है, क्यों? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? चिराग हौले से मुस्कुराते हुए कहता है, बस दोस्ती करनी थी तुमसे, फिर पता चला कि तुम रांची छोड़ चुके हो। वो दोनों आपस में बातचीत में डूबे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ निशांत और दक्ष का खाना खत्म हो चुका था। दोनों उठने ही वाले थे कि तभी निशांत की नज़र अंश और चिराग पर पड़ती है। वो फौरन दक्ष का हाथ पकड़कर उसे फिर से बैठा देता है। दक्ष हैरानी से पूछता है, क्या हुआ निशांत, भूत देख लिया क्या?
निशांत धीरे से कहता है, भूत नहीं, अंश देखो, हमारे पीछे बैठा है। पीछे मुड़कर दक्ष भी देखता है और उत्सुकता से कहता है, ये अंश के साथ जो लड़का है, वो कौन है? निशांत उसे घूरते हुए कहता है, जाओ, जाकर पूछ लो। तो दक्ष खुशी से कहता है, सच में जाऊं उसके पास? निशांत अब गुस्से में कहता है, शांति से बैठो, यहीं पर। दक्ष होठों पर पाउट बनाकर चुपचाप बैठ जाता है। वही निशांत चुपचाप अंश और चिराग का एक छोटा सा वीडियो बनाकर रेयान को व्हाट्सएप पर भेज देता है और फिर बस चुपचाप उन्हें देखता रहता है। इस वक्त रेयान एक बहुत जरूरी मीटिंग में था और उसका फोन साइलेंट मोड में था, इसलिए वो अभी तक निशांत का भेजा वीडियो देख नहीं पाया था। वहीं दूसरी ओर काफी देर हो चुका था और अभी तक डॉक्टर आदर्श मलंग को चेक करके बाहर नहीं आया था। नील का गुस्सा अब धीरे धीरे उसके चेहरे पर दिखने लगा था। वो इधर उधर टहल रहा था, हर कदम के साथ बेचैनी और बढ़ रही थी। वहां से गुजरते लोग नील की आंखों में छिपा गुस्सा देखकर सहम रहे थे। सब नील को पहचानते थे, इसलिए कोई पास आकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी डॉक्टर आदर्श बाहर आता है। उसे देखते ही नील फौरन पास जाता है और कोल्ड टोन में कहता है, इतनी देर से मेरे मलंग के साथ अंदर क्या कर रहे थे? मेरे मलंग? आदर्श ने आश्चर्य से पूछा। नील की आवाज अब और सख्त हो गई थी। हाँ, मेरा मलंग। अब ये सब बातें छोड़ो और बताओ, उसे क्या हुआ और होश आया कि नहीं? आदर्श थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं, अभी उसे इंजेक्शन दिया है तो वो बेहोश है, लेकिन 2-3 घंटे में होश आ जाएगा। इंजेक्शन क्यों दिया तुमने? उसे क्या हुआ है? नील की आवाज अब कांप रही थी, गुस्से और डर से। आदर्श सख्ती से कहता है, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है नील? तुम उसके लगते कौन हो? मैं उसकी हेल्थ डिटेल्स या तो उसे बताऊंगा या उसके फैमिली को, ये हॉस्पिटल का रूल है। आदर्श की बात नील को आग की तरह छू गई। वो उसका हाथ पकड़कर बेहद ठंडे लहजे में बोला, ही इज माई सेक्स बडी एंड आई हैव एवरी राइट टू नो अबाउट हिम। नील की बात सुन आदर्श एक पल को सन रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और उसके होंठों पर कोई शब्द नहीं था।